हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि आपके रिट एग्जाम 2025 को लेकर टारगेट किए गए हैं और है कौन से 2022 में जो पूछे गए हैं सभी के सभी वो प्रश्न। इसकी क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड भी होगी, क्लास थर्ड भी होगी। हम बात करेंगे 2022 में पूछे गए गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर भी कौन सा हमारा 2022 का और लेवल कौन सा है हमारा लेवल 2 है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपको फैक्टर करना है इसका और इन चारों में से जो भी सही आंसर है वो टिक करना। तो देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं हम उसको। क्या बोल रहा है आपको x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4। तो जो पावर 4 है क्या उसको मैं पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरह से जो x माइनस 4 है, x माइनस वाई की पावर 4 है, उस पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। बीजगणित अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको देता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। और हमारा जो यहाँ पर a है वो a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, और जो b है वो हमारा क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर से करेंगे तो एक बार प्लस, ये लीजिए एक बार प्लस, और एक बार किस पे लिखेंगे माइनस पे, तो ये लीजिए एक बार माइनस। ये हुआ पूरा a माइनस ये पूरा b, तो ये लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। अब जैसा कि आपको और दिखाई दे रहा है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही खुलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह चेंज कर देगा और अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा वो माइनस, और माइनस 2ab, तो इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब प्लस 2xy। अब आप देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़कर क्या हो रहा है जीरो, और यहां पर आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है आपके क्या y, और अंदर क्या रह गया 2x माइनस वाई। ठीक है, और ये आगे वाला जो है वो है ही है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो। तो मैं देख सकता हूँ y 2x माइनस वाई, तो y 2x माइनस वाई यहाँ आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ y 2x माइनस वाई आ रहा है लेकिन x के साथ आ रहा है, लेकिन y के साथ आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। या 2x प्लस वाई आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 2x माइनस वाई और y केवल एक ही जगह आ रहा है, और वो कहां पर पहले में, तो हमारा आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा। दो संख्याओं का योग दे रखा आपको, जो कि कितना है 22 है, और उनके वर्गों का योग कितना है 404 है। तो बताइए उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हमें पता नहीं है, तो हमने मान ली दो संख्याएं कौन सी है, a कॉमा बी, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दो संख्याओं का योग 22 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आता है 22, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनके वर्गों का योगफल वो भी आपको दे रखा है 404, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 404, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल पूछ रहा है। इसका मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, ए बी की निकालनी है। a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए बी है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर काम आ सकता है। अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो, तो a माइनस बी आप कहां से लाओगे, वो आपके सामने नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बीज गणित का जो हमारा सूत्र होता है, एलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है, उसको काम में ले लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया आपके पास 2ab। जो जो वैल्यूज हैं आपके पास वो रख दीजिए। मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा है कितना 404, मेरे पास a प्लस बी पड़ा है कितना 22, और 22 का स्क्वायर कर लेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है,
और प्लस ऑफ 2ab, तो प्लस ऑफ 2ab आपका यूं का यूं रहेगा क्योंकि ab की वैल्यू आपको निकालनी है। 484 में से 404 इधर लाकर मैं क्या कर दूंगा, लेस। तो 484 में से 404 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80, और इक्वल्स टू में क्या पड़ा है, 2ab। ab की वैल्यू निकालनी थी जो कि कितनी निकल कर आ गई, 40। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, उसके अंकों का योग क्या होगा। आपको वो संख्या नहीं बतानी है, उस संख्या को निकालकर उसके अंकों का योग बताना, सम ऑफ डिजिट्स आपको बतानी। ठीक है, तो 1800 है, बिल्कुल है। 1800 जो है इसको क्या करना है, हमें पूर्ण घन करना है। तो पूर्ण घन का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याएं जो है, प्राइम नंबर जो है, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 3 में होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो 1800 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 9 इंटू 2, बिल्कुल सही है। और 100 को क्या लिख सकता हूं, 25 इंटू 4। 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 4 और 2 इनका गुणा 8 मतलब 2 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। और 25 मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी अभी हमें करना है पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग करना होता तो 2 की पावर में जोड़े बनाते, पूर्ण घन करना है इसलिए 3 की पावर में जोड़े बनाएंगे। तो मैं देख सकता हूं 2 की घात 3, ये तो बिल्कुल सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 बनाना है घात में, तो एक बार 3 और चाहिएगा हमें, तो एक बार 3 से और गुणा करवाएंगे। 5 की घात 2 है या 5 की घात 3 होनी चाहिए तभी घन बनेगा, तो इसका मतलब एक बार 5 से गुणा और करवाएंगे। 3 और 5 किससे गुणा करवाया आपने, 15 से। अगर संख्या पूछता तो 15 हो जाता, लेकिन संख्या नहीं पूछी है, संख्या के अंकों का योग पूछा है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है। तो 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा आपके सामने, 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो। चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए भी। साधारण ब्याज की एक विशेष दर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। हो जाने का मतलब ये होता है वो मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। तो अपने आप का कितना, 41/40 हो जाता है, तो इसका मतलब 41 अपॉन कितना, 40। किसका, खुद का। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा है आपके सामने, 40, और उसका 41 सही। 41/40 कितना है, 41। इसका मतलब मिश्र धन कितना है, 41। तो क्या आप बता सकते हैं ब्याज कितना है, बिल्कुल बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करोगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे, तो ब्याज निकल कर आएगा। और ब्याज कितना आपके सामने, 1 इकाई। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ब्याज कितना है, 1। और सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज का सूत्र आपको पता है क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो 1 रुपया नहीं है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल कितनी इकाई है, 40 इकाई है। तो मूलधन इंटू समय, समय कितना है भाई, 1/4 इंटू दर जो कि आपको ज्ञात करनी है, और अपॉन में 100 आता ही है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 0 से 0, 4 से 4, ये 10 इधर आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी आपके पास कितनी, 10%, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। हो जाने वाला धन कौन सा होता है आपका, हमेशा मिश्र धन होता है। मूलधन कितना है, 2000। हो जाएगा मतलब मिश्र धन कितना है, 2420 रुपए। दर कितनी है आपके पास, 10%। आप सूत्र भी लगा सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके लगा सकते हैं। पहला मैं आपको सूत्र से बता देता हूं। ठीक है, मिश्र धन कितना है भाई, 2420 रुपए। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, मूलधन 100 प्लस आर, आर कितनी है भाई, 10% बट्टा में 100। और यहां पर क्या लगता है, टी मतलब समय, और वो समय ही आपको ज्ञात करके बताना है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये 2 से चला गया कितना, 100 बार, और ये 2 से चला गया कितना, 121 बार। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं।
121 और ये 100 कहाँ आ गया नीचे, ऊपर क्या है 110 और बट्टा में कितना है 100, उसकी घात क्या है t, और ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। अब इधर इधर हम देख सकते हैं 11/10 है, उसकी घात कितनी है वही हमें निकालनी है, और इधर 121 बटा कितना है 100, 121/100 को क्या मैं 11/10 के किसी रूप में लिख सकता हूं, और वो क्या लिख सकता हूं, 121 और 100 दोनों ही 11 और 10 के क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, वर्ग। तो 121 है 11 का वर्ग, 100 है 10 का वर्ग, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11/10 की घात कितनी 2। इधर क्या है 11/10 और उसकी घात कितनी है t, दोनों तरफ आधार समान है, तो घातांक के नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्या कहते हैं, यदि बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, बराबर का चिन्ह हो, और दोनों तरफ आधार समान हो, तो घातें भी आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो इसका मतलब t बराबर कितना 2, तो आपको यही पूछा था समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा भाई 2 साल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हमने किया फॉर्मूले से, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक से कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ट्रिक से करने का तरीका है, तो प्रिंसिपल है आपके पास कितना 2000, बिल्कुल सही है। मिश्र धन है आपके पास कितना 2420 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अनुपात निकालिए इसका, जो कि आपके सामने आ रहा है कितना 100 और 1:1। अब जब ट्रिक लगाओगे तो आपको ब्याज की दर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब आप खुद से सोचिए कि 100 और 121 किस संख्या के वर्ग है, किस संख्या के घन है, या किस संख्या की पावर में 4 है। ठीक है, तो साफ आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहां से यहां आने में कितने साल लगे हैं, 2 साल लगे, स्क्वायर से पता चल रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहे या इस तरह से करना चाहे, आंसर दोनों में सेम ही मिलेगा। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का, सॉरी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य है तो 7 का कितना होगा भाई 7 विक्रय मूल्य, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 6 क्रय मूल्य, ये आपस में क्या है बराबर। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है 6 इकाई और क्रय मूल्य कितना है 7 इकाई। अगर आप इसको अनुपात में लिखना चाहोगे तो भी इस तरह से निकलकर सामने आएगा, 6 बट्टा कितना 7। ठीक है, और वो साफ भी दिख रहा है, विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य कितना 7। चलिए, अब मुझे बताइए विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य 7 है, तो इसका मतलब 7 में लाकर 6 में दिया तो लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, कितने की हानि हो रही है 1 की, तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है कितने का 1 का, तो वो ही नुकसान वही हानि हमको प्रतिशत में बतानी है। तो लाभ हो या हानि हमेशा किस पर देखी जाती है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 7, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और 1/7 का प्रतिशत में मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है 14 से ही 2/7%। कहां से, जो प्रतिशत की टेबल हम याद करते हैं पढ़ते हैं वहां से, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 100 में 7 का भाग दे दोगे तो भी आ जाएगा। किस तरीके से, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 1 बार, ठीक है, फिर कितना बचा 3, और ये कितना 0, अब 4 बार तो कितना 28, और फिर कितना बचा 2। तो ये जो 14 है जिसको भागफल कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, वो अपनी जगह पर रहता है, और ये शेषफल जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके मिश्र भिन्न बन जाएगी 14 से ही 2/7%। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास 3 वैरायटी के नोट है, 20, 10 और 5, बिल्कुल सही है, जिनका अनुपात कितना है 3:4:5 है। तो कुल धन कितना आपके पास 1000 रुपए, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो मैं देख सकता हूं 3, 4 और 5,
तो अगर इन अनुपातों का योग करूं तो 5 और 4 9 और 3 कितना आएगा भाई? 12 इकाई। सही है। ये 12 इकाई किसके बराबर दिखाई दे रहा है आपको? ये 12 इकाई दिखाई दे रहा है 1000 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 12 इकाई अगर 1000 रुपए के बराबर है तो एक इकाई किसके बराबर होगा भाई? 1000 बट्टा में कितना? 12। पर क्या बात एक इकाई की हुई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर बात किसकी हुई है? 5 रुपए के नोटों की। और 5 रुपए के नोट के लिए इकाई कौन सी है? 5। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू के लिए अगर मैं देखूं तो कितना आएगा? 1000 बट्टा में 12 और मल्टीप्लीकेशन में कितना भाई? 5। कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से जा रहा है कितना? 3 बार, और 4 से इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 25, और ये 250। ठीक है भाई, तो 250 इंटू 5 कर लेता हूं, तो 250 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 125। 25 इंटू 5 125, और बट्टा में कितना है? ये 3। 5 और 3 8। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे क्या पूछ रहा है? 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट का अनुपात आपके सामने था, उनका योग किया, और वो योग किसके बराबर किया आपने? 1000 के। तो एक का मान कितना आया? 1000 बटा 12। और 5 रुपए के नोट के लिए अनुपात कितना था? 5। तो 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपके सामने ये इकाई निकल कर आई। अब आपको किसकी संख्या पूछ रहा है? 5 रुपए के नोटों की। तो मैं देख सकता हूं ये मेरे पास 1000 क्या था? अमाउंट था, और ये यहाँ पर जो रेशियो आया वो मेरे पास किसका आया? उनकी संख्या का। तो अब अगर आप चाहें तो यहीं पर इसको चेंज कर सकते हैं संख्या को। ठीक है, और नहीं तो स्टार्टिंग से भी अगर आप चेंज करना चाहें तो भी आ सकता है, जैसे कि इस तरीके से देखिएगा। कौन से नोट है? 20 रुपए के। कौन से नोट है? 10 रुपए के। कौन से नोट है? 5 रुपए के। किस अनुपात में? 3 4 और 5 के अनुपात। ठीक है, ये अनुपात किसका है? इनकी संख्या का अनुपात है। सही है, और 1000 रुपए हमको क्या दे रखा है? कुल धन अमाउंट दे रखा है। तो आप ये वहां पर भी कर सकते थे जो अभी हम कर रहे थे, लेकिन एक और तरीका है, हम यहीं पर अनुपात में परिवर्तन करके चल लेते हैं। तो ये अनुपात है संख्या का, तो इसको बदलते हैं हम किस में? धन के अनुपात में। तो धन से गुणा करते हैं, तो 20 रुपए से गुणा करवा दो, 10 रुपए से गुणा करवा दो, और इसका गुणा करवा दो 5 रुपए से। तो ये जो 3 4 5 का अनुपात आपका संख्या का था वो किस में बदल गया? धन के अनुपात में, अमाउंट के रेशियो में। तो अमाउंट के रेशियो में बदल गया, तो देखते हैं कुछ। ये 5 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर लेता हूं, ये भी हो गया, और ये भी कर लेता हूं कितनी बार? 4 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। ये कितना हो गया भाई? 12। ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? 5। अब टोटल कितना है मेरे पास? 1000 रुपए। इनका टोटल करूं तो कितना आ रहा है? 12 8 20 और 5 25। किसकी बात हो रही है? 5 रुपए की। तो 5 के लिए अनुपात कितना है? 5। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 25 से इसको कर लेता हूं 4 बार। 5 का 4 से गुणा कितना आया? 200। तो 200 रुपए मेरे पास 1000 रुपए में से किस रूप में होंगे? 5 रुपए के नोट के रूप में होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कितनी होगी? तो 5 का भाग दे देता हूं, तो कितनी हो जाएगी? 5 का भाग देने पर 40 नोट मेरे पास होंगे। जो पहला तरीका लगाया था वो भी सही था, उसमें बाद में परिवर्तन कर रहे थे, और यहां पर हमने पहले ही अनुपात में चेंज कर दिया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए भी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान कितना है? 3/8 है, तो भिन्न क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, भिन्न के अंश और हर का योग। अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर, और हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर। इनका टोटल कितना आपके सामने? 55 है। ठीक है, और भिन्न का मान कितना आपके पास? 3/8। तो भिन्न क्या होगी इनमें से, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो भाई, अंश और हर मिलाकर कितना है? 55। तो इन दोनों का योग कितना आपके सामने? 55। ठीक है, यहां तक। भिन्न का मान कितना है? 3/8 है। तो भिन्न के लिए आपको कौन सी भिन्न होगी? तो अगर मैं यहां पर पहले अंश और हर के योग की बात करूं, तो अंश और हर के योग की बात करूं तो 30 और 20 ये कितना दे रहा है आपको? 55। 50 और 5 ये आपको कितना दे रहा है? 55। 10 और 15 ये आपको कितना दे रहा है? 25। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 55 वाली कंडीशन इसमें तो सेट नहीं हो रही है, इन दोनों में सेट जरूर हो रही है।
लेकिन भिन्न को काटने के बाद में भिन्न आनी भी क्या चाहिए, 3 और 8 आनी चाहिए। तो 3 और 8 कहां पर आ रही है, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 1/10। इसको अगर कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा भाई, अगर इसको कैंसिल करें 5 से ही कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और कितना 7। और वो तो वैसे ही क्या नहीं हो रहा है, योग 55 नहीं हो रहा है, तो वो वैसे ही दौड़ से बाहर हो गई। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो मेथड में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ऑप्शन से कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। मेथड में जाएंगे थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है, प्रत्येक जोड़ा जो होता है, वो क्या होता है, आधा होता है, डबल होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ होता है। देखना, जैसे ये समानांतर रेखा है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 और L2 दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये है इनको काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब तिर्यक छेदी रेखा। तो संगत कोण कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं जैसे कि यहां जो कोण बन रहा है और यहां जो कोण बन रहा है, वो संगत कोण होते हैं, और संगत कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा है, क्योंकि ये भी संगत कोण है। ये वाला कोण अगर बीटा है तो ये वाला कोण भी बीटा है, क्योंकि ये भी संगत कोण है। वैसे ही ये वाला कोण अगर कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, ये लैम्डा है तो ये भी कितना है, लैम्डा है। क्यों, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, और संगत कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इक्वल, मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज आपको पता है, समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल समकोण यहां पर होता है, और किसी भी त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो आपको यही पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी भाई, ए वाली, मतलब कर्ण होगी। ठीक है, चलिए, और पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगता ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिएगा, यदि दिए गए चित्र में डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, पीएस और क्यूआर पैरेलल है, समानांतर है, पीएस और क्यूआर आपस में समानांतर है। ठीक है, तो क्यूपीएस का मान क्या होगा, क्यूपीएस का मान क्या होगा, ऊपर वाले की वैल्यू आपको पूछ रहा है, और ये डायग्राम में जो भी वैल्यूज है अदर आपको दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, कौन सा, क्यू एस आर। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, 180। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, वो 180 के बराबर। तो कितना हो गया, 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना, 180। तो x का मान आपके सामने निकल कर आ रहा है कितना, 18 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल में आपको क्या पूछा जा रहा है कि इस थीटा का मान क्या होगा, क्यू पी एस का मान क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि ये अगर 5x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी भाई, 5x होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 5x होगी, तो x की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, कितनी, 18। तो इसका मतलब 5x की वैल्यू कितनी होगी, 9090। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके सामने बनकर आया है ये कौन सा है, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो उसमें अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, आपके इक्वल। चलिए आगे चलते हैं। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज। तो किसी भी बहुभुज, किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है n-2 180 डिग्री, जहां पर n होता है नंबर ऑफ साइड्स फॉर द गिवन पॉलीगन, दिए गए बहुभुज में भुजाओं की संख्या।
तो यहाँ पर बहुभुज कौन सा है? पंचभुज है, तो भुजाएं कितनी है? 5, तो n का मान कितना रख दूंगा? 5। 5 माइनस 2 कितना आ गया भाई? 3, और गुणा में कितना है? 180। तो 18 का 3 से कितना? 54। तो 540 मतलब 540 डिग्री हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्या कह रहा है देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? चलिए पहले तो वृत्त बनाते हैं। ये बनाया हमने एक छोटा सा वृत्त, थोड़ा इधर नीचे बना लेते हैं इसको। ये लीजिए, क्या बोल रहा है? इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका केंद्र, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई कितनी? 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 6 सेंटीमीटर तो यही हो गया। इससे आगे और चला जाऊं 4, तो 6 और 4 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो ये लीजिए वो बिंदु हो गया P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट जो है उसकी लेंथ पूछ रहा है। तो यहां से यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो कि इसको यहां पर स्पर्श करके टच करके आगे निकल रही है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट Q मान लेते हैं। तो आपको पी क्यू जो है, ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है, इसकी लेंथ आपको बतानी है। बिल्कुल बता सकते हैं। अगर इसको इससे मिलाऊं तो ये फिर से कितना है? 6। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके सामने? इसकी रेडियस है, ठीक है। तो एक आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, और वो सर्कल की थ्योरम जो है, प्रमेय क्या बोलती है? जब कभी भी किसी भी स्पर्श रेखा को ये जो त्रिज्या है इसकी यहाँ परिधि, जो ये आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इसकी जो सरकमफ्रेंस दिखाई दे रही है, वहां पर अगर स्पर्श रेखा टच कर रही है, जहां जिस बिंदु पर, उससे इस वृत्त की परिधि को मिलाया जाए, तो वो हमेशा इस वृत्त की त्रिज्या को हमेशा कितने डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है, समकोण पर काटती है। एक तरह से आपके सामने ये त्रिभुज बनकर आया, और ये त्रिभुज कौन सा? आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 90 डिग्री है। अभी अभी हमने देखा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण कितना होगा? 6 + 4 कितना? 10। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन सा लूं? पी क्यू, जो आपकी ये जो स्पर्श रेखा है, इसे ले लेते हैं। और आधार कौन सा लूं? ये वाला ओ क्यू जो है, जो कि 6 है, इसको ले लेते हैं। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा। पी क्यू ये तो निकालना ही है, स्पर्श रेखा है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36। इधर लेकर आ जाओ, 36 कम होगा तो 64 बचेगा। तो पी क्यू का स्क्वायर हटेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो, तो इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर अगर आपको किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का निकालना है, तो एक ही तरीका होता है। उसकी जो भी परिमाप, जो भी परिधि वो पूछ रहा है, सिंपल सा उसके किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हो जाइए, और उसकी बाउंड्री पर, उसकी चारों तरफ की जो सीमा है, उस पर घूमकर वापस वहां पहुंचिए। तो जितनी दूरी आप तय करते हैं, वह तय की गई दूरी ही आपका परिमाप, परिधि कहलाती है। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये लीजिए, क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज, इसकी भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर है। कौन सी दो भुजाएं? जो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो 15 और 10, ये 15 ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं? 15 और 8 है, सॉरी, ये लीजिए 8। ये बन गया समकोण। तो सबसे पहले तो आप कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या होगा भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना? 225। 8 का स्क्वायर कितना? 64। ऐड कर लीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 कितना? 8, और ये कितना? 2। इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट करोगे तो रूट ऑफ 289 याद होना चाहिए किसका होता है? 17 का। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस निकल कर आया, कर्ण निकल कर आया कितना? 17। और परिमाप निकालना है इस त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए। तो कर लीजिए, आगे आंसर हमारा।
15 और 17 कितना हो गया? 32 और 8 कितना भाई? 40। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 3, डैश 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 एन नंबर्स विल बी। इनका आपको समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य कह दीजिए या औसत कह दीजिए, एवरेज कह दीजिए, ठीक है। तो समांतर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये राशियां कौन सी चल रही है? ये राशियां चल रही है प्रथम n प्राकृत संख्याएं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है? n, n+1 और बट्टा में कितना? 2। ये तो योग होता है, लेकिन मुझे योग नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है? औसत मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होगा? योग बटा जितने ये नंबर है वो। तो इसका मतलब n, n+1 बटा में 2 बटा क्या करूंगा यहाँ पर? n जितने ये नंबर है। नंबर कितने? n है, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? n+1 बटा में कितना? 2। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई देखिए, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल पढ़ते हैं, जो कि क्लास इंटरवल आपने देखे होंगे इस तरीके से आते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी डेटा गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आगे चलते रहेंगे, जितना डेटा आपको गिवन होगा उसके हिसाब से। ये होती है इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ये होती है इसकी अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा। तो आपको बोल रहा है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का जो अंतर है, जैसे कि ये अंतर करूं तो ये अंतर कितने का आया? 10 का। जैसे यहां पर भी करूंगा तो भी 10, सब जगह अंतर सेम ही आएगा, जो कि होगा इसका क्या? आपको यही पूछ रहा है कि अंतर क्या कहलाता है? तो वो वर्ग माप कहलाता है, क्लास साइज कहलाती है। इस क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, और वो साइज इस वाले उदाहरण में कितनी है? 10। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी, क्लास साइज मतलब वर्ग माप उसका। चलिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन्स आर, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मूल बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक ज्यामिति में आप देखते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी एक्स अक्ष, जिसको एक्स एक्स डैश से लिखते हैं, ये होती है आपकी वाई अक्ष, जिसको वाई वाई डैश से लिखते हैं। जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाता है? आपका ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आपके 0,0, क्योंकि मूल बिंदु मतलब ना हम एक्स पर पॉजिटिव में जा रहे हैं, ना नेगेटिव में जा रहे हैं, और ना ही वाई पर पॉजिटिव में जा रहे हैं और नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां होता हूं तो x का केवल धनात्मक मान आता है, y 0 होता है। मैं यहां होता हूं तो y का केवल धनात्मक मान आता है, x 0 होता है। मैं यहां आता हूं तो x का ऋणात्मक मान आता है, y 0 होता है। और मैं यहां आता हूं तो y का ऋणात्मक मान आता है और x 0 होता है। और अगर मैं यहां जाता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों ही क्या होते हैं? धनात्मक। इधर आऊं तो x ऋणात्मक, y धनात्मक। इधर आऊं तो दोनों ही ऋणात्मक, तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर आऊं तो x धनात्मक और y क्या? ऋणात्मक। और यहां रहूं तो x और y दोनों ही 0 0, और यही ओरिजिन मतलब मूल बिंदु आपका कहलाता है। चलिए, जैसे कि कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेता आपको कि 1,1 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो दोनों धनात्मक है तो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब प्रथम चतुर्थांश में। देखिए भाई, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक ही पासा है और एक ही बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछालते, 3 बार उछालते तो बात अलग होती है। एक ही पासा है, एक ही बार उछाला जा रहा है, तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ये तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक पासा है, उसमें 6 सतह होती है, हर सतह पर 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। तो मैक्स टू मैक्स क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। और कम से कम मिनिमम कितना आ सकता है? 1। लेकिन ये तो बोल रहे हैं 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो एक ही पासे को उछालना है तो 6 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक पासे पर 6 से बड़ा कोई अंक लिखा हुआ होता ही नहीं। हाँ, एक पासे को अगर हम
दो बार उछालते या दो पासों को एक साथ उछालते तो फिर ये क्वेश्चन हम कर पाते। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आंसर क्या होगा? शून्य, क्योंकि एक पासे में 6 से बड़ी संख्या होती ही नहीं है, तो वो आएगी ही नहीं, तो प्रायिकता भी क्या होगी? शून्य। अब देखिएगा, शिक्षण विधियों के कुछ सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर नहीं है। पहला, गणित में संख्याओं, स्थानों, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, ये तो है संबंधित। दूसरा, गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं। बिल्कुल सही है, जो हम याद करते हैं और अप्लाई करते हैं। हमने अभी भी अप्लाई किए थे अलजेब्रा के क्वेश्चंस, बीजगणितीय सूत्र। तीसरा, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता। नहीं, ये बात तो गलत है, लॉजिकल होता है, लॉजिक से ही क्वेश्चन के आंसर निकाले जाते हैं। तो आपको ये पूछ रहा है संबंधित नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या बोल रहा है? गणित का ज्ञान समस्त जगत में सामान्य रूप का होता है। बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 है, 2 का स्क्वायर अमेरिका में जाओगे तो भी 4 है, 2 का स्क्वायर राजस्थान से बाहर कहीं जाओगे तो भी 4 है, कहीं पर भी जाओगे 2 की पावर 4 ही नजर आएगी। 5 + 3 8 ही होगा। तो इसका मतलब गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बोला कौन सा संबंधित नहीं है। चलिए, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था गैलीलियो साहब ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सामाजिक मूल्य से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, देश की संपन्नता, इसका मतलब सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है, तो इसका मतलब मूल्य भी कौन सा होगा? सामाजिक मूल्य, सौंदर्यतात्मक मूल्य, इसका कोई मतलब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, इनका कोई सेंस नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? महावीराचार्य। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला देखिए, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? तो वो विधि कौन सी है आपकी? आगमन विधि। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? डायग्राम किस में बनाने पड़ते हैं? सांख्यिकी में टेबल्स बनानी पड़ती है आपको, फंक्शन में नहीं। अंक गणित में आपको भी वो फॉर्मूले याद हो। अंक गणित मतलब जो आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अर्थमेटिक जिसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? रेखा गणित, ज्योमेट्री आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? ठीक है, इंटरव्यू बिल्कुल है, ठीक है, प्रश्नावली बिल्कुल है, चेकलिस्ट बिल्कुल है, लेकिन प्रिपरेशन, तैयारी, ये इसमें नहीं आती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए भी, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्यों से। बिल्कुल सही है। मूल्यांकन प्रविधि से बिल्कुल सही है। अधिगम अनुभव से बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्या कह रहा है देखिए, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना। बिल्कुल सही है। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। बिल्कुल सही है। विषय विशेषज्ञ में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ये सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई आपका? ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, फिर से हमारे क्वेश्चंस आ गए। ये शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 रूट ऑफ 3, देन द वैल्यू ऑफ द x इज। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम घातांक एवं करनी सेट्स एंड इंडिसेस भी कहते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। रूट ऑफ 3, तो रूट ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर पावर में लिखना चाहूं तो 3 की पावर 1/2, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है? 5।
तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होगा, x की पावर m ब्रैकेट n, इसका मतलब x की पावर m इंटू n हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करके लिख देते। तो पहले तो मैं रूट ऑफ 3 को लिखता हूं 3 की पावर 1/2, और जो बाहर 5 है वो बाहर 5 अंदर मल्टीप्लाई में लग जाएगा, तो 1 इंटू 5 मतलब 5/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर। अब मैं देख सकता हूं इस 9 के अलावा सब जगह आपको 3 नजर आ रहा है, तो इस 9 को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, 3 में। तो 9 को 3 के बेस पे 3 के आधार में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर लिखूंगा। तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और ऑलरेडी क्या है वहां पर 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 4, इक्वल्स टू 3 की पावर x है, ओके, मल्टीप्लाई 3 एज इट इज, ओके, फिर मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 जिसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्या बोलते हैं, अगर बेस वैल्यू सेम है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आधार समान है और गुणा में है, तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.5, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो 4 और 2.5 को जोड़ लेता हूं, क्योंकि आधार 3 और 3 है और गुणा में है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4, और 5/2 मतलब 2.5 कितनी, 6.5। उधर चलते हैं, उधर भी सब जगह आधार समान है, बिल्कुल सही है, और आधार 3 है और गुणा में है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो इसकी घात कितनी है, 1/2 मतलब 0.5, इसकी घात कुछ भी नहीं है मतलब कितनी है, 1। तो 1 और 1.5 को जोड़ लेता हूं, तो सॉरी 1 और 0.5 को जोड़ लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 1.5, और उसके साथ ये x जोड़ लेता हूं, तो 3 की घात x प्लस कितना हो जाएगा, 1.5। अब एक और घातांक का नियम लगता है कि बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ आधार समान है, तो दोनों तरफ घातें भी आपस में क्या होंगी, एक समान होगी। तो इधर घात कितनी है, 6.5, क्योंकि आधार 3 और 3 दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आधार समान है तो घातें भी एक समान होंगी ही होंगी। तो 6.5 इज इक्वल्स टू x प्लस कितना, 1.5। 1.5 इधर दे दीजिए, तो 6.5 में से 1.5 लेस कर लोगे तो कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू जो आपको पूछ रहा है वो कितनी आ रही है, 5। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, x माइनस 1/x कितना है, 8, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x²। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपको पूछ रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है, और आपको दे क्या रखा, आपको दे रखा है x माइनस 1/x, जो कि कितना दे रखा है भाई, 8। तो कैसे करें, x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जो कि क्या होता है, a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab। आप देख सकते हैं इससे मेरे पास निकल कर आएगा x² प्लस 1/x², लेकिन मुझे प्लस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए। तो आप देखिए ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, x² माइनस 1/x², ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि एक बार किस में, प्लस में, और एक बार किस में, माइनस में। तो माइनस वाली वैल्यू तो मेरे पास पड़ी है और वो कितनी है, 8। प्लस वाली वैल्यू नहीं, अगर प्लस वाली वैल्यू हम निकाल पाए तो इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू कैसे निकालें भाई, x माइनस 1/x कितना आपके पास, 8, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 64। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ऑफ 2ab। ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, और ये कितना है, 64। माइनस का 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 64 और 2 कितना, 66। तो x² प्लस 1/x² आ रहा है कितना, 66, ठीक है। आई थिंक x² माइनस 1/x² नहीं पूछा है आपको, x² प्लस 1/x² ही पूछा है, क्योंकि जितना मुझे इसका आंसर याद आ रहा है आई थिंक सी होना चाहिए। चलिए ठीक है, x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 66 आ गया। अब जरूरत किसकी है, x प्लस 1/x की। x प्लस 1/x अगर हम करें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस ऑफ 2ab होगा, तो 66 प्लस ऑफ 2 68 होगा। नहीं, क्वेश्चन आई थिंक x² प्लस 1/x² के लिए होना चाहिए,
तो आंसर आपका मैच कर रहा है, तो फिर आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं थी, इसी से आंसर आ रहा था। तो ऑप्शन कौन सा है भाई आपका सही? आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और सी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, जो कि हमने इस तरीके से आपके सामने निकाल लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आए थे एक शिफ्ट में, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास फर्स्ट में। क्लास सेकंड भी आएगी, और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने आएंगे, लेवल 1 के भी आपके सामने आएंगे, और भी जो आगे एग्जाम आने वाले होंगे उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपके सामने आएंगे। धीरे धीरे हम जो भी नए हमारे एग्जाम्स आने वाले होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, उनमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है उनके भी लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, वो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।